आइंदा साल का बजट करीब आ चुका है और इकॉनमी की हालत बहुत ही पतली है। इन्फ्लेशन 38% पे है इस वक्त और फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब है। ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को रखना कि बहुत कोई मुनासिब या अच्छा बजट आएगा बहुत ही मुश्किल है। पूरी इंपोर्ट्स के ऊपर हमने अच्छे से पाबंदी लगा के रखी हुई है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स है नहीं। 4 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के जो अपने रिजर्व्स हैं, बाकी प्राइवेट बैंक्स के पास प्राइवेट लोगों का पैसा है जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की शक्ल में उनके पास मौजूद है। IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। IMF कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपके पास डॉलर्स ना हो तो फिर आपके पास बेचारगी होती है और बेचारगी है कि IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो मल्टीलैटरल और बाईलैटरल एजेंसीज़ हैं वो आपको कर्जा देते हैं, नहीं तो वो भी अपने पैसे रोक लेते हैं। अभी हम उसी फेज से गुजर रहे हैं कि जितने पैसे बाहर से आने चाहिए, फ्लड्स की 10 अरब डॉलर से ज़्यादा कमिटमेंट्स थी, तकरीबन सारा पैसा रुका हुआ है इसलिए कि IMF ऑन बोर्ड नहीं है। तो इसमें बहुत कोताही भी है और नालायकी भी है। जितनी कमिटमेंट्स हमने IMF के साथ की थी उसको निभाना चाहिए था। 70-80%, 90% हमने कमिटमेंट्स पूरी कर ली, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर से जो लोन रेज करने थे वो पूरे हम कर नहीं सके। उसकी वजह से मामला ताक़ीद का शिकार हो रहा है। आज नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास था तो जो आइंदा माली साल के लिए डेवलपमेंट बजट में 1150 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 200 अरब रुपया तो पब्लिक प्राइवेट का है, लेकिन जो PSDP फेडरल PSDP होता है वो 950 अरब रखा गया। आज से 10 साल पहले हम 1000 अरब का फेडरल PSDP बनाते थे और उस वक्त 100 रुपये के करीब डॉलर का रेट था। तो आप ये समझिए कि 10 अरब डॉलर का हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम देते थे। आज वो 950 अरब का है, जो मौजूदा शरह से अगर लगाएं तो इट्स अबाउट $3 बिलियन, जिसको हमने पूरा सर्फ नहीं करना। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वो कागज़ पे आपको दिखाने के लिए एक नंबर है जिसको हमने पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे डेफिसिट बढ़ता है तो वैसे वैसे तलवार हमारी तरक्याती प्रोग्राम पे चलनी शुरू हो जाती है। तो इतनी मुश्किल सूरत हाल है। हमारी जो अवलीन तरजीह है वो इंतखाबात होनी चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें 0.29% हमने ग्रोथ दिखाई है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये एक्चुअल नंबर जब रिवाइज़ होगा तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सारी ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है कि वीट का अगर 0.5 मिलियन टन इधर से उधर हो गया या किसी और मेजर क्रॉप में से ज़रा सी शॉर्टेजेस आ गई तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले ही नेगेटिव में। अगले साल हमारी ग्रोथ का हदफ है 3.5%। 3% से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 3.5% से हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। मालूम नहीं है कि लोगों को कैसे जॉब्स देंगे और कैसे ज़िंदा रखेंगे। 21% अगले साल भी महंगाई की शरह का हमने हदफ रखा हुआ है। और अगर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है अभी फूड प्राइसेस की और बाकी अशिया की और रुपए की बेकदरी की, अगर ऐसे ही और कुछ अर्सा चली तो फिर बेहतरी की उम्मीद भी बहुत कम है। तो ये सूरत हाल है इकॉनमी की और इसमें पाकिस्तान पूरा अबतरी का शिकार है। सियासी अफरा तफरी इतनी है, यही मालूम नहीं है कि कल को कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी होगी, कोई नई सियासी जमात बनेगी तो उसका हिस्सा कौन होंगे। जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके कदम भी जमे नहीं हुए। PTI तो इस वक्त वो है टूट फूट का शिकार है। 3-4 तहरीक इंसाफ की नए ग्रुप्स या जमातें सामने आएंगी, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन हम ये नहीं कह सकते कि बड़े जम के खड़े हैं, मैदान सजा हुआ है और वो जीत जाएंगे, ऐसी पोजीशन उनकी भी नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम 2 पंजाब असम्बली के जो पंजाब से 2 नामवर सियासी शख्सियात हैं, मामून तारड़ साहब और राय असलम खरर, करेंगे और इनसे जानते हैं कि इन लोगों की सियासी सोच क्या है। मामून तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। मामून साहब, आज आपकी जहांगीर तरीन से बात हुई है। जहांगीर तरीन के मतलब ख्याल यह है कि वो एक अपनी नई सियासी जमात अनकरीब लॉन्च करने वाले हैं और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे या दूसरी जमातों से भी जिनके ख्यालात उनसे मिलते हैं उसका हिस्सा बनेंगे। आपका भी इरादा ऐसा ही है, जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं? जी थैंक यू मलिक साहब। बिल्कुल, अभी मुलाकात भी हुई, इससे पहले भी होती रहती थी। ऑब्वियसली वो हमारी पार्टी के हिस्सा थे और मेरे ख्याल से मेन जितनी मेहनत की थी तरीन साहब ने PTI के लिए सारी दुनिया को पता है। तो मैंने भी अपना एक फैसला किया और लाइक माइंडेड और भी दोस्त हैं काफी जो तरीन साहब के साथ शामिल हो रहे हैं और अनकरीब मेरे ख्याल से एक नई जमात ऐलान भी किया जाएगा उनकी तरफ से। मेरे ख्याल पोस्ट बजट के फौरन बाद शायद वो इसका ऐलान करेंगे। आजकल वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कौन कौन उनके साथ वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जल्दी होगा। जो हाशिम डोगर हैं वो भी एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या अलहदा से एक जमात? नहीं, डोगर साहब मेरे भाई हैं और हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। फिर बात यह है कि वो कोई ग्रुप नहीं बना रहे थे, तब भी जो हम लोग इकट्ठे हो रहे थे बेसिकली दोस्त है आपस में। एक ऑब्वियसली पार्टी में जो हालात बने उसके बाद आपस में बैठे सबने मशवरा किया कि आगे किस तरह अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलना है। हम सब लोगों ने यही डिसाइड किया, काफी लोगों ने कि जी अभी हम लोग अनाउंस कर देते हैं। मे भी हो सकता है कुछ अर्से बाद हाशिम डोगर साहब भी तरीन साहब के साथ ही आके बैठ रहे।
उनका ग्रुप नहीं है, उन्होंने ग्रुप बनाया, मैं वाज़ेह बता दूंगा। ठीक है, जो तहरीक इंसाफ की अभी हमारे पास शक्ल सामने नज़र आती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा वो जहांगीर तरीन के साथ चला जाएगा, नई सियासी जमात बन जाएगी। काफ़ी लोग आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और एक मौजूदा तहरीक इंसाफ वो रह जाएगी। अगर इमरान खान के ऊपर कोई नाहली की तलवार लटकती है तो शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में एक PTI मौजूद होगी। तो ये 3 ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स तहरीक इंसाफ के बन जाएंगे। कुछ ऐसी सूरत हाल आपको भी नज़र आती है? मेरे ख्याल से तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अब किस शेप में रहेगी। ये तरीन साहब की तो एक मेरे ख्याल से नई पार्टी लॉन्च होगी, उसका कोई तहरीक इंसाफ से स्पेशली ताल्लुक नहीं होगा, उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी शामिल हो रहे हो। तो ये तो एक टोटल डिफरेंट एक जमात नहीं बनने जा रही है और इसका मैनिफेस्टो अपना होगा, इसका मंशूर अपना होगा। तो मेरे ख्याल से उससे लिंक अप नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग समझते हैं कि अब हमें पॉलिटिक्स जेन्युइन तरीके से डिफरेंट करनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल सारे शामिल होंगे इसमें। जो पीपल्स पार्टी नून लीग में भी नहीं जाना चाहते और जो PTI की रिसेंट दिनों में जो रही है उनकी पॉलिसी उससे इख्तलाफ करते हैं। जब राय असलम खरल साहब भी साथ हैं तो उनसे भी पूछ लें। खरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। खरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खरल साहब, आप भी तरीन ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं? जी, आज मुलाकात हुई है तरीन साहब से। मैं चूंकि समझता हूँ कि पाकिस्तान आजकल जिन मसाइल से दो चार है, तो मईशत के एतबार से समझ लें, रोजगार के एतबार से समझ लें, महंगाई के एतबार से समझ लें, तो अब जरूरत है नई पार्टी की। और उसके लिए फोकस होना चाहिए काश्तकार, किसान, जिमींदार और लेबर, मजदूर तबका। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिला में जहांगीर खान तरीन का खासा तजर्बा भी है और वो इन दोनों फील्ड से मुंसलिक रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो इस सिलसिला में बेहतर साबित हो सकेंगे। और हम सब दोस्तों की कोशिश है कि मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए इकट्ठे होकर ऐसा कोई ऐसे मैन्युफैक्चर पर इकट्ठे हों ताकि मुल्क के लिए की बेहतरी हो सके। लेकिन खरल साहब, ये पंजाब बेस्ड पार्टी होगी या परवेज खटक वगैरह और ऐसे कुछ लोग आपके साथ शामिल हो सकते हैं? इंशाअल्लाह ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि ये नेशनल लेवल पर होगी, पाकिस्तान लेवल पर होगी। और इससे उम्मीद कर रहे हैं और काफी लोगों के राब्ते हैं, काफी लोग इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी बनेगी। क्या परवेज खटक आपकी तरफ आ सकते हैं? सर आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत से चेहरे आएंगे इंशाअल्लाह और बहुत से नाम वाले चेहरे आएंगे। मैं आपको एक फयाजुल हसन चौहान का बयान सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बाज़ चीज़ें आपको हैरान कर देती हैं। तो मुझे फयाजुल हसन चौहान के बयान से ऐसी हैरानगी हुई जैसे वो MQM कराची में हिस्से तकसीम हुए थे तो एक MQM लंदन बन गई थी, तो जितनी थे वो MQM लंदन के खाते में जाते थे। लोकल वालों ने सब ने तौबा कर ली। तो फयाजुल हसन चौहान ने भी कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही की है जो 9 मई तक आप सब लोग उसका हिस्सा थे, तो आप सबको पता भी होनी चाहिए थी। मैं सुनवाना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। 9 मई के वाक़े के 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चलना शुरू हो जाती है, फलां कोर कमांडर जनाब उसने आर्मी चीफ की बात सुनने से इनकार कर दिया। यह प्रोपेगेंडा था मुसलसल कि जैसे फौज के अंदर बगावत हो गई। अमेरिका, UAE और यूरोप, इन मुमालिक से जनाब पोस्टें बन के आती थी ग्रुपों के अंदर। पॉजिटिव चीज अगर आर्मी चीफ की थी उसको नेगेटिव बना के, हर नेगेटिव चीज जो पार्टी लीडर की थी उसको पॉजिटिव बना के, अरशद शरीफ का मर्डर और पार्टी लीडर के ऊपर हमला, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। और जो कुछ सामने आएगा यकीन जाने दुनिया हैरान रह जाएगी कि हकायक क्या है। तारड़ साहब, क्या PTI के ग्रुप्स के अंदर कुछ ऐसी बातें होती थी कि ये कुछ कोर कमांडर्स हैं वो तो 9 मई के बाद साथ ही नहीं रहेंगे, कुछ इस्तीफा आ जाएगा, पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें डिस्कस होती थी? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। अब जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क को इस कैफियत से, इस पुरानी कैफियत से निकाला जाए। अच्छा, मैं तारड़ साहब से भी इसका जवाब ले लूं। तारड़ साहब। जी, मैं उससे टू बी वेरी फ्रैंक, देखें मेरा ख्याल होता है कि जिस जमात में आप रहे हो उसके अंदर रह के अगर आप उसकी पॉलिसी के खिलाफ करें तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि बाद में जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए। जो भी होता रहा नहीं होता रहा, हर बंदे की डिफरेंट पॉलिसी होती है, डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि मैं एक वाहिद MPA था जिसको खान साहब ने टिकट ऑफर की थी और मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था, इंटरव्यू पे नहीं गया। और ये इसका मतलब सारी PTI के दोस्तों को पता है इस चीज का।
लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आज मैं खड़ा होकर कहने लग पड़ूं कि जी सब कुछ बुरा था, बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन हाँ नो डाउट जब कभी आप एक ऐसे मोड़ पे आते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ चीजें गलत कर देते हैं, तो वो इतनी बड़ी ये गलती है कि शायद ये एक बदनुमा दाग हमारी जमात साबका पर भी रहेगा। और इसको मेरे ख्याल से विद द टाइम हर किसी को सोचने की जरूरत है कि अपनी पार्टी में पॉलिसीज को चेंज करे, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक जो नारा लगा के नून लीग समेत सारे समझते हैं कि शायद हमने कोई फतह कर ली है जंग, इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी को नहीं चाहिए अपने अदारे, तो फिर वंस फॉर ऑल बैठ के डिसाइड कर लें कि इस मुल्क के जो बॉर्डर्स की अगर रखवाली वो चंद लौंडे लपाड़ों ने करनी है खड़े होकर, तो ठीक है, फिर उनको देते हैं, वो करते हैं, छोड़ देते हैं बाकी सारा काम।